नमस्कार, आप देख रहे हैं संसद टीवी का विशेष कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष से जुड़ी कुछ खास खबरों की। साथ ही डालेंगे नजर लोकतंत्र और संसद भवन परिसर से जुड़ी तमाम गतिविधियों पर। तो शुरुआत करते हैं पार्लियामेंट दिस वीक की, लेकिन सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति भवन में 2 दिवसीय विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समारोह को किया संबोधित। कहा, भारत G20 देशों के साथ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने में तत्पर। फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस की यात्रा। दोनों देशों के बीच रक्षा, अंतरिक्ष, व्यापार, निवेश समेत कई क्षेत्रों में सहयोग को लेकर जताया भरोसा। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारतीय समुदाय में दिखा विशेष उत्साह। प्रधानमंत्री ने राजस्थान और तेलंगाना में कई विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण। संबोधन में कहा कि तेज गति वाले एक्सप्रेसवे और रेलवे के कायाकल्प से रोजगार के साथ साथ पर्यटन को मिला बढ़ावा। पूरी दुनिया भारत को निवेश के केंद्र के रूप में देख रही। उदयपुर के गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लोकसभा अध्यक्ष का संबोधन। कहा, भारतीय स्वास्थ्य सेवा का पूरी दुनिया में सम्मान। छात्रों को मूल्यों पर अडिग रहकर समाज कल्याण में योगदान का दिया सुझाव। लोकसभा अध्यक्ष ने मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में लीडरशिप कॉन्क्लेव को किया संबोधित। कहा, लोकतंत्र भारतीयों के विचारों और कार्यशैली का अभिन्न अंग। कई क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिका में है भारत के युवा। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति भवन में 2 दिन के विजिटर्स कॉन्फ्रेंस 2023 का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति का मकसद भारत को ग्लोबल नॉलेज पावर बनाना है। इसमें शैक्षणिक संस्थानों के शीर्ष लोगों की विशेष भूमिका है। समारोह के दौरान राष्ट्रपति ने नवाचार, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास श्रेणियों में विजिटर्स पुरस्कार 2021 प्रदान किए। सम्मेलन के दूसरे दिन टिकाऊ विकास के लिए शिक्षा, एक बेहतर दुनिया का निर्माण विषय पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत को ज्ञान महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास और G20 विषय पर चर्चा बहुत ही प्रासंगिक है। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के मंत्र के साथ G20 देशों के साथ मिलकर वैश्विक चुनौतियों का समाधान खोजने के लिए तत्पर है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 10 जुलाई को राष्ट्रपति भवन में विजिटर्स कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया। उद्घाटन भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को एक नॉलेज सुपर पावर में बदलने में शैक्षणिक संस्थानों के शीर्ष लोगों की बड़ी जिम्मेदारी है। राष्ट्रपति ने कहा कि सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग के युवाओं को समतामूलक और समावेशी उच्च शिक्षा प्रदान करना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की प्राथमिकताओं में से एक है। उच्च शिक्षा अधिकांश युवाओं के लिए प्रतिकूल परिस्थितियों के कुचक्र से निकलने का सबसे प्रभावी माध्यम है। सामाजिक तथा आर्थिक रूप से वंचित समूह से आने वाले युवाओं के लिए समतामूलक और समावेशी उच्च शिक्षा उपलब्ध कराना राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्राथमिकताओं में से एक है। ओडिशा के अपने छोटे से गांव से शहर जाकर अध्ययन करने के अपने अनुभवों को याद करके मैं कहना चाहती हूँ कि उच्च शिक्षण संस्थानों में आने वाले फर्स्ट जनरेशन स्टूडेंट्स के प्रति संवेदनशीलता का वातावरण बनाकर आप सब एक महत्वपूर्ण सामाजिक दायित्व का निर्वहन करेंगे। राष्ट्रपति ने कहा कि ज्ञान के केंद्रों को ज्ञान अर्थव्यवस्था का केंद्र बनाना चाहिए। इन संस्थानों को अत्याधुनिक तकनीकी विकसित करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ना होगा। राष्ट्रपति ने सुझाव दिया कि प्रौद्योगिकी संस्थानों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जैसे क्षेत्रों में पहल करनी चाहिए। व्यक्ति, समाज और देश के प्रगति में शिक्षा का महत्व सर्वोपरि है। ये एक सर्वमान्य सत्य है। अमृतकाल के संपन्न होने तक यानी वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने के लक्ष्य को हासिल करने में उच्च शिक्षण संस्थान की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। जिन देशों की गणना
नॉलेज सुपर पावर्स में होगी, वे देश ही ग्लोबल सुपर पावर्स के श्रेणी में अपना स्थान बना सकेंगे। इस दृष्टिकोण से राष्ट्र निर्माण में आप सबका योगदान निर्णायक सिद्ध होगा। नॉलेज सेंटर्स को नॉलेज इकोनॉमिक का प्रमुख केंद्र भी बनना चाहिए। साथ ही कटिंग एज टेक्नोलॉजीज को विकसित करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आजकल जेनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चर्चा हो रही है। हमारे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स को ऐसे क्षेत्रों में पहल करनी होगी। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजिटर्स पुरस्कार 2021 प्रदान किए। राष्ट्रपति भवन में आगंतुक सम्मेलन के दूसरे दिन विकास के लिए शिक्षा, एक बेहतर दुनिया का निर्माण विषय पर विचार विमर्श किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विकसित देश अपने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी जाने जाते हैं। दुनिया भर के छात्र उन देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसा रोड मैप तैयार किया गया है जिस पर चलकर हमारे उच्च शिक्षण संस्थान भी वैश्विक शिक्षा केंद्र बन सकते हैं। आधुनिक युग में विकसित और शक्तिशाली देश अपने उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भी जाने जाते हैं। उन देशों के उच्च शिक्षण संस्थानों में सभी देशों के विद्यार्थी अध्ययन करना चाहते हैं। भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऐसा रोड मैप दिया गया है जिस पर चलकर हमारे उच्च शिक्षण संस्थान भी ग्लोबल एजुकेशन सेंटर्स बन सकते हैं। इस कॉन्फ्रेंस के लिए तय की गई सभी सब थीम्स अमृतकाल के दौरान उच्च शिक्षण संस्थानों द्वारा देश के विकास में योगदान से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं। हम सबको ये सौभाग्य मिला है कि अमृतकाल के दौरान भारत को हर आयाम पर विकसित राष्ट्र के रूप में प्रतिष्ठित करने की दिशा में देशवासियों को आगे बढ़ाए। राष्ट्रीय विकास की इस यात्रा को हमारे उच्च शिक्षण संस्थान तेज गति प्रदान कर सकते हैं। इसके साथ ही राष्ट्रपति भवन में आयोजित किए गए 2 दिवसीय विजिटर्स सम्मेलन का समापन हो गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन की फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर रहे। फ्रांस के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री ने पेरिस का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री बेस्टिल डे परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस परेड में तीनों सेनाओं के भारतीय सशस्त्र बलों का एक दस्ता भी शामिल हुआ। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री की फ्रांस के राष्ट्रपति से औपचारिक बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के प्रधानमंत्री के साथ फ्रांस के सीनेट और नेशनल असेंबली के अध्यक्षों से भी मुलाकात की। प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर फ्रांस में भारतीय प्रवासियों में खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों से बातचीत की। बता दें कि इस वर्ष भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी की 25वीं वर्षगांठ है और प्रधानमंत्री की ये यात्रा रणनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षणिक और आर्थिक सहयोग जैसे कई क्षेत्रों में भविष्य के लिए साझेदारी की रूपरेखा के तौर पर मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा कई मायनों में खास है। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम की ओर से फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस में भारतीय समुदाय के साथ बातचीत की। संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने बहुआयामी भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी पर प्रकाश डाला। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना की। भारत का सामर्थ्य और भारत की भूमिका बहुत तेजी से बदल रही है। भारत इस समय G20 का प्रेसिडेंट है। पहली बार किसी देश की प्रेसिडेंसी में ऐसा हो रहा है जब उस देश के कोने कोने में 200 से ज्यादा बैठकें हो रही है।
पूरा G20 समूह भारत के सामर्थ्य को देख रहा है, उससे मंत्रमुग्ध है। क्लाइमेट चेंज हो, ग्लोबल सप्लाई चेन हो, आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में 6,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार बुनियादी ढांचे के विकास और बढ़ी हुई संपर्क सुविधा को महत्व देती है, क्योंकि इसका आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों के दौरान बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी आई है और अनेक परियोजनाएं तेलंगाना के लिए शुरू की गई हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना के वारंगल में करीब 6,100 करोड़ रुपए की लागत वाली कई महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। प्रधानमंत्री ने भारतीय रेल द्वारा विनिर्माण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान और मील के पत्थर स्थापित करने का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया वंदे भारत रेलगाड़ियों के बारे में चर्चा की। साथ ही कहा कि भारतीय रेलवे ने हाल के वर्षों में हजारों आधुनिक कोच का निर्माण किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह भारतीय रेलवे का कायाकल्प है, जिससे इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आज भारतीय रेल भी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में नए रिकॉर्ड, नया पड़ाव तय कर रही है। इन दिनों मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेनों की बहुत चर्चा है। बीते वर्षों में भारतीय रेल ने हजारों आधुनिक कोच और लोकोमोटिव बनाए हैं। भारतीय रेलवे के इस कायाकल्प में अब काजीपेट भी मेक इन इंडिया की नई ऊर्जा के साथ जुड़ने जा रहा है। अब यहाँ हर महीने दर्जनों वैगन बनेंगे। इससे एक क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। यहाँ के हर परिवार को किसी न किसी रूप में लाभ होगा। यही तो सबका साथ सबका विकास है। विकास के इस मंत्र पर तेलंगाना को हमें आगे बढ़ाना है। कार्यक्रम के दौरान तेलंगाना की राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और अन्य अतिथि मौजूद थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में कई परियोजनाओं का लोकार्पण किया। इनमें अमृतसर जामनगर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस परियोजना भी शामिल है। ये एक्सप्रेसवे देश के 4 राज्यों पंजाब, राजस्थान, हरियाणा और गुजरात को आपस में जोड़ेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की लागत वाली विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, उनमें अमृतसर जामनगर आर्थिक गलियारे का 6 लेन वाला ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे शामिल है। सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि तेज गति वाले एक्सप्रेसवे और रेलवे पर्यटन के अवसरों को बढ़ावा देंगे, जिससे राज्य के युवाओं को लाभ मिलेगा। अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे को राजस्थान में पड़ने वाला 500 किलोमीटर से लंबा सेक्शन अब शुरू हो गया है। इसके पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के दिल्ली दौसा लालसोट सेक्शन का भी शुभारंभ हुआ था। राजस्थान की कनेक्टिविटी के लिए जितना काम भाजपा सरकार ने किया है, उतना पहले कभी नहीं हुआ है। पिछले 9 वर्षों में केंद्र सरकार जितनी भी योजनाएं लाई हैं, हमारी कोशिश यही रही है उनका ज्यादा से ज्यादा लाभ राजस्थान को मिले।
कार्यक्रम के दौरान राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और केंद्रीय राज्य मंत्री कैलाश चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में वक्त हो गया है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है, बने रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की। लोकसभा अध्यक्ष ने शिक्षा में उत्कृष्टता को बढ़ावा देने और भावी पीढ़ियों के लिए मजबूत नींव तैयार करने के लिए विश्वविद्यालय के प्रयासों की सराहना की। लोकसभा अध्यक्ष ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश को युवाओं से बहुत उम्मीदें हैं। समाज और राष्ट्र के प्रति कर्तव्यों को पूरा करते हुए समर्पित रहकर काम करें। कार्यक्रम के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने चिकित्सा और नर्सिंग शिक्षा को पूर्ण करने वाले प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया। साथ ही कहा कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा का पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है और एक चिकित्सक के रूप में उन्हें समाज में अपनी भूमिका के प्रति सचेत रहना चाहिए। साथ ही ये सुनिश्चित करना चाहिए कि स्वास्थ्य सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सकें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में गीतांजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि महामारी के दौरान दुनिया ने देखा कि स्वास्थ्य अधिकारियों ने निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए इस महामारी पर काबू करने के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने कहा कि हमारे समाज में चिकित्सा विज्ञान की डिग्री को बहुत सम्मान से देखा जाता है। इस बात पर जोर दिया कि एक चिकित्सक के रूप में उन्हें समाज में अपनी भूमिका और योगदान के प्रति सचेत रहना चाहिए और जब तक स्वास्थ्य सेवाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाती, तब तक उन्हें इस दिशा में अथक प्रयास करते रहने चाहिए। चिकित्सा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, चाहे उसमें MBBS करने वाला डॉक्टर हो, चाहे डेंटल हो, चाहे फिजियोथेरेपी हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, फार्मेसी हो, हर मेडिकल का प्रोफेशन जीवन भर लोगों की सेवा और समर्पण के लिए समर्पित रहता है। और एक अच्छा विद्यार्थी वही होता है जो हमारे जीवन की कार्य संस्कृति को, हमारे जीवन के लक्ष्य को देश और समाज के लिए समर्पित कर दे। और ये समर्पण, ये सेवा का भाव भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसी कारण दुनिया में हमारा नौजवान विद्यार्थियों ने एक अलग पहचान अपनी बनाई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने छात्रों को सुझाव दिया कि हाल ही में स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में तेजी से हो रही प्रगति को देखते हुए नए उपचार, नए इलाज और प्रौद्योगिकी की जानकारी रखें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक डॉक्टर बनने के लिए आजीवन सीखने की जरूरत होती है, क्योंकि उन्हें हर दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही लोकसभा अध्यक्ष ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की तत्काल जरूरत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने छात्रों से इस दिशा में भी योगदान देने को कहा। बदलते परिप्रेक्ष्य में जो टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी को भी आप सीखना पड़ेगा। इसीलिए डॉक्टर के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी, रोबोट, कई सारी थ्योरियां बदल गई दुनिया के अंदर। क्योंकि जितना जल्दी मेडिकल साइंस में परिवर्तन हो रहा है, नए नए जितना रिसर्च हो रहा है, आने वाले समय के अंदर उस बदलते विज्ञान और टेक्नोलॉजी के अंदर हमें भी बदलना पड़ेगा। भारत के नौजवानों की सामर्थ्य शक्ति आने वाले बदलते परिदृश्य के अंदर नेतृत्व करेगी और वैश्विक चुनौती और आपदा संकट के समय भारत का मानव संसाधन सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होगा उन चुनौतियों से निपटने के लिए। और इसीलिए आप जब यहां से निकलें, क्योंकि आपको भी और अध्ययन करना है, नए रिसर्च करने, मुझे आशा है आप जिस मन विचार से इस प्रोफेशन में आए हैं, आने वाले समय के अंदर समाज के अंतिम व्यक्ति के जीवन को
किस तरीके से स्वस्थ रख पाएंगे, ये आपका संकल्प होना चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम के दौरान गीतांजलि विश्वविद्यालय के कुलपति, दिल्ली एम्स के पूर्व निदेशक और कई विशिष्ट अतिथि मौजूद थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उदयपुर में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के लीडरशिप कॉन्क्लेव को संबोधित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र भारतीयों के विचार और कार्यशैली का हिस्सा है। यही वजह है कि पूरी दुनिया भारत की ओर बड़ी उम्मीद से देखती है और भारत के युवा इनोवेशन और अपनी सकारात्मक सोच से दुनिया के कई देशों में नेतृत्व की भूमिका में है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर संकट, हर चुनौती का देश ने सामूहिकता के साथ सामना किया है और इस ऊर्जा का श्रेय भारत की प्राचीन संस्कृति और संस्कारों को जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि आपदा और चुनौतियों में समाधान देने की क्षमता के कारण भारत आज विश्व में नेतृत्व कर रहा है। राजस्थान के उदयपुर के मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में आयोजित लीडरशिप कॉन्क्लेव में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि युवा अपनी कार्य संस्कृति में आमजन और देश के कल्याण को केंद्र में रखें तो शीघ्र परिवर्तन आ सकता है। इस 75 वर्ष की लोकतंत्र की यात्रा में हम ये गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने इस लोकतंत्र के माध्यम से ही भारत में आर्थिक सामाजिक परिवर्तन किया और उस लोकतंत्र में नेतृत्व की विशेष भूमिका रहती है और विशेष रूप से जो नेतृत्व करने वाला व्यक्ति होता है वो किसी भी क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में भी हो सकता है, सामाजिक क्षेत्र में भी हो सकता है, युद्ध के मैदान में हो सकता है, सेनापति के रूप में हो सकता है, अपने मैनेजमेंट में हो सकता है, अपने कार्य क्षेत्र में हो सकता है। हर क्षेत्र में नेतृत्व की बहुत बड़ी भूमिका रही है और जहां कुशल नेतृत्व रहा, जहां नेतृत्व में कुशलता रही, दूरदर्शिता रही, समय पर निर्णय करने की क्षमता रही, नैतिकपूर्ण तरीके से चलने की दिशा की ओर चलते हुए उस समय की परिस्थितियों के अनुसार निर्णय करना, उसके कारण नेतृत्व की भूमिका हमेशा हमारे समाज जीवन में रही है। ओम बिरला ने युवाओं से हर क्षेत्र में आगे आकर नेतृत्व करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में नेतृत्व महत्वपूर्ण है। नेतृत्व में कुशलता, दूरदर्शिता, समय पर निर्णय लेने की क्षमता से सकारात्मक बदलाव आता है। जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में निर्णय लेने की क्षमता हमारे भीतर नेतृत्व का गुण उत्पन्न करती है। हमारी हर कार्य संस्कृति के अंदर जब देश हमारे बीच में होगा, राष्ट्र हमारे बीच में होगा, समाज का अंतिम व्यक्ति हमारे बीच में होगा, तो निश्चित रूप से हम बहुत जल्दी परिवर्तन ला सकते हैं। और ये परिवर्तन हम देख रहे हैं दुनिया के अंदर कि किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व क्षमता से दुनिया के अंदर भारत की शक्ति, सम्मान, ताकत को बढ़ाया है। हमारे नौजवानों के सामर्थ्य का उपयोग किया है और आज भारत नेतृत्व की क्षमता की ओर हर दिशा की ओर बढ़ रहा है। हर आपदा, चुनौतियों के मुकाबला और उसका समाधान भारत से निकल रहा है। ये ताकत हमारे 140 करोड़ जनता की है और इसीलिए हम कहते हैं कि आने वाले समय के अंदर भारत नेतृत्व करेगा तो उसकी नेतृत्व करने की अगर सबसे बड़ी ताकत है तो हमारे नौजवान हैं, उनकी सामर्थ्य है, उनकी ऊर्जा है, उनका सोच है, उनका चिंतन है। लोकसभा अध्यक्ष ने युवाओं से स्वयं की क्षमताओं को निखारते हुए देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का आह्वान किया।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत की G20 की अध्यक्षता के अंतर्गत तीसरी संस्कृति कार्य समूह की बैठक कर्नाटक के हम्पी में आयोजित की गई। बैठक में सांस्कृतिक संपत्ति के रखरखाव, रचनात्मक अर्थव्यवस्था और उद्योगों को बढ़ावा देने और उत्कृष्ट कृतियों के संरक्षण में डिजिटल प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने पर चर्चा की गई। अगली बैठक 26 अगस्त को वाराणसी में आयोजित होगी। संस्कृति मंत्रालय के एक ट्वीट को साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि सराहनीय प्रयास है जो लंबाड़ी संस्कृति, कला और शिल्प को लोकप्रिय बनाने के साथ साथ सांस्कृतिक पहल में नारी शक्ति की भागीदारी को प्रोत्साहित करेगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गुजरात से पूर्व राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ राजनेता ललित भाई मेहता के निधन पर शोक जताया। ट्वीट के जरिए संदेश में कहा कि जनमानस के प्रति स्वयं को समर्पित रखते हुए उन्होंने कुशल संगठनकर्ता के रूप में अनुकरणीय कार्य किए जो कि प्रेरणादायी हैं। परिजनों के प्रति गहरी संवेदनाएं। बढ़ते आगे। लोकतंत्र में संसदीय समितियों का अहम स्थान है। समय समय पर इन संसदीय समितियों की बैठक होती है। विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के बाद ये समितियां अपनी रिपोर्ट सभा के समक्ष रखती हैं। तो आइए जान लेते हैं सप्ताह लोकसभा में किन किन संसदीय समितियों की बैठक हुई। लोकसभा में संसदीय समितियों की बैठकों पर नजर डालें तो 10 जुलाई 2023 को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति की बैठक हुई। 11 जुलाई 2023 को विधान अधीनस्थ संबंधी समिति की बैठक हुई। 11 जुलाई 2023 को ही वन संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 की संयुक्त संसदीय समिति की बैठक संपन्न हुई। 13 जुलाई 2023 को सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बैठक संपन्न हुई। तो कार्यक्रम पार्लियामेंट दिस वीक में इतना ही, लेकिन जाने से पहले एक जरूरी बात। आप इस कार्यक्रम को संसद टीवी के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। हमें आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे लोकतंत्र और संसद से जुड़ी अहम खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।